नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में भारी बारिश हो रही है और बिहार में और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात आने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यानी कि 18 जून तक राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही लोगों को खुले स्थान, मैदान, आम और लीची के बागानों में नहीं रहने की अपील की गई है। यहाँ पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा है। तो वहीं जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के अलावा दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय शामिल हैं। इन जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन जगहों पर तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात होने वाला है। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं बिहार के 7 जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में रेड अलर्ट के साथ ब्लू अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा अन्य जिलों में ब्लू अलर्ट के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश तो होगी ही, पर वज्रपात होने की कम संभावना है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने वाली है। मॉनसून के आते ही बिहार में बाढ़ का तांडव, लोगों के घरों में घुसा पानी। जी हां, बिहार में मॉनसून आने के साथ ही अब बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है और राज्य के नेपाल के सटे सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और चंपारण के मिथिलांचल तक के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं नेपाल में भी भारी बारिश के कारण वहां से आने वाली छोटी बड़ी नदियों ने चंपारण में तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम की ये पहली बारिश में ही बुधवार को वाल्मीकि नगर बैराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसके छोड़ने से गंडक का पानी पश्चिमी व पूर्वी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर के दियारे इलाके के गांवों में प्रवेश करने लगा है और जिसके बाद कई गांवों में पानी घुस गया है और कई लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद अब लोग अपने ही घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने घरों से दूर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती शुरू, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में बारिश जारी। जी हां, बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती जिलों में की जाने लगी है और इसके लिए 9वीं और 10वीं बटालियन की टीमों को अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने इन टीमों की तैनाती की मांग की है और दिल्ली स्थित एनडीआरएफ के मुख्यालय से सहमति ले ली गई है। आपको बता दें कि इन टीमों को अभी अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के अलावा पटना जिले के कई इलाकों में तैनात किया जाएगा। सभी टीमें अत्याधुनिक बाढ़ बचाव उपकरण से लैस की गई है और इन टीमों में कुशल गोताखोर, तैराक और मेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। तो वहीं अब गंडक नदी में नावों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है और गंडक की बाढ़ का कहर भी अब दिखना शुरू हो गया है। तो वहीं बाढ़ से घिरे लोगों को अब सुरक्षित स्थलों पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना के कमजोर पड़ते ही चुनाव आयोग ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारियां, जिलों से मांगी रिपोर्ट। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप कमजोर हो गया है और अब ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की जा रही है और इसके लिए आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। और यदि राज्य में सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रणनीति
दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की है और आयोग की कोशिश है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर उपलब्ध हो जाए और ऐसा होने पर सितंबर से दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाने की योजना है। आपको बता दें कि पंचायतों में परामर्श समिति के गठन से संबंधित दस्तावेज की मियाद नवंबर में खत्म हो रही है। महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएंगे वाम दल और 30 जून को प्रधानमंत्री के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के सभी वाम दल आज से 30 जून तक महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएंगे और अभियान के अंतिम दिन 30 जून को पांचों वाम दल एकजुट होकर सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जमाल रोड स्थित सीपीएम के राज्य कार्यालय में वाम दलों की बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया है और बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने की है और इसके साथ ही वाम दलों ने आयकर के दायरे से बाहर के परिवारों को 6 महीने तक 7,500 रुपया देने और परिवार के प्रति सदस्यों को 10 किलो अनाज के साथ साथ दाल, खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय आदि मुहैया कराने की मांग की है। बिहार में लड़के और लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार को बहुत ही जल्द एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है और बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और इस बैठक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी रखी गई और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र ही इस पर विचार विमर्श करके एवं स्थल भ्रमण करके इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है जहां खेलों में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाने से बिहार में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। राजू दानवीर ने सरकार पर बोला हमला और कहा कि पप्पू यादव को जेल में रखने के लिए कई तरह की साजिश कर रही है सरकार। जी हां, बड़ी खबर है कि जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सरकार पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल में बंद रखने का आरोप लगाया है और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार पप्पू यादव की सेवा भाव और बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में कोई विपक्ष का काम करे और जनता की परेशानियों में उनके साथ खड़ा हो और यही कारण है कि सरकार अब पप्पू यादव को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। इसलिए 32 साल पुराने मामले के बाद अब 2.5 साल पहले के जन आंदोलन के मामले में पप्पू यादव को घसीटने का काम कर रही है। राजू दानवीर ने कहा कि बिहार में बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाली सरकार की पुलिस 2019 में बेटियों के रेप के खिलाफ आंदोलन के मामले में अब प्रोडक्शन वारंट लिया है। आखिर सवाल उठता है कि पटना पुलिस इतने दिन से कहां सोई थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनहित के लिए आंदोलन मामले में पप्पू यादव को फंसा रही है, जिनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। निगरानी जांच में छूटे 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। 17 जुलाई तक पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो जाएगी नौकरी। जी हां, बड़ी खबर है कि निगरानी जांच से छूटे 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है और 17 जुलाई तक जिला के एनआईसी पोर्टल पर जो भी शिक्षक सभी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे उनकी बहाली फर्जी मानते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा और निगरानी जांच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नौकरी से हटाने के साथ ही वेतन की रिकवरी भी होगी। और बुधवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भेज दिया है। तो वहीं आपको बता
बता दें कि इससे पहले सभी जिलों के पोर्टल पर ऐसे लगभग 93,000 नियोजित शिक्षकों के नाम स्कूल अपलोड किए जा चुके हैं और अब इन शिक्षकों से उनका सर्टिफिकेट अपलोड कराना है। बिहार को मिले 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, उद्योग मंत्री शहनवाज की खुशी का ठिकाना नहीं। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया है कि राज्य में उद्योगों के लिए अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और इनमें से 6,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सिर्फ इथेनॉल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 जून तक निवेश प्रस्ताव में और भी वृद्धि होगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इथेनॉल पॉलिसी के आने के बाद से राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाने वालों के बीच हौड़ सी लग गई है और राज्य के लगभग सभी जिलों में इथेनॉल उत्पादन यूनिट लगाने के लिए उद्योग विभाग को आवेदन मिल रहे हैं और इनमें से कईयों को तो SIPB यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लियरेंस भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि उद्योग से जुड़े प्रस्तावों के लिए हर सोमवार को बैठक होती है और एक सप्ताह में ही निवेश प्रस्ताव को क्लियरेंस दे दी जा रही है। पशुपति पारस और प्रिंस राज की और भी बढ़ सकती है मुश्किलें, लोजपा तोड़ने के आरोप में हुआ परिवारवाद दर्ज। जी हां, बिहार में लोजपा संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस की परेशानी और भी बढ़ गई है। दरअसल पशुपति पारस और प्रिंस राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवादवाद दायर किया गया है और इस परिवादवाद में आरोप लगाया गया है कि पशुपति पारस ने धोखाधड़ी करके लोजपा की कमान अपने हाथ में ले ली है और जिसके कारण उन पर अब IPC की धारा 406 और 420 के तहत मुकदमा चलाया जाए। और इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि पशुपति पारस ने साजिश के तहत लोजपा सांसदों को उकसाया है और पार्टी को तोड़ने का काम किया है और पशुपति पारस के इस काम में प्रिंस राज ने भी सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि यह परिवारवाद सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार की ओर से दायर किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि NMCH में 60 दिन के बाद खुलेगी OPD, 17 जून से होगा इलाज और 18 जून से सामान्य दिनों की तरह ही भर्ती किए जाएंगे मरीज। अब नहीं रहेगा कोविड डेडिकेटेड। जी हां, बड़ी खबर है कि 60 दिनों के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि NMCH की OPD चालू हो रही है और जिसमें 17 जून से मरीजों का OPD में इलाज होगा और 18 जून से इंडोर यानी कि वार्ड में भी मरीज भर्ती किए जाएंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम होने से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से इसकी मांग की थी और मांग के 24 घंटों में ही NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने डेडिकेटेड अस्पताल को सामान्य मरीजों के लिए चालू करने का आदेश जारी कर दिया है। तो अब 17 जून को NMCH के सभी विभाग की OPD में मरीजों का इलाज होगा और इस दौरान पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा और सैनिटाइजेशन के दौरान ही मरीजों को वार्ड में भर्ती करने की भी व्यवस्था बनाई जाएगी और 18 जून से गंभीर मरीज को भर्ती किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं, ना पहले डरा था और ना आज डरूंगा, राम से मदद मांगनी पड़े तो मैं कैसा हनुमान। अपनी पार्टी और परिवार में शुरू हुए घमासान के 4 दिनों के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी और परिवार में जो कुछ हुआ उससे उन्हें दुख तो हुआ है लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। चिराग ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं शेर का बच्चा हूं, ना पहले डरा था और ना अब डरूंगा। तो वहीं मीडिया ने पूछा कि उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था, तो क्या अब अपने राम से वो मदद मांगेंगे? तो चिराग ने कहा कि अगर हनुमान को ही मदद मांगनी पड़ जाए तो कैसा राम और कैसा हनुमान। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही चिराग पासवान ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और कहा कि 1 महीने से मैं बीमार हूं और कई दफे दवा लेकर खड़ा रह पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि दुख तो है, जब मैं बीमार हूं तब मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मैं इसका मुकाबला करूंगा। चिराग ने कहा कि मैं बिस्तर पर था तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और कहा कि मैंने अपने चाचा से संपर्क करने की हर कोशिश की लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की।